स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या कहें कि एनएमआर स्पेक्ट्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताऊंगा। किसी अणु का एनएमआर स्पेक्ट्रम वास्तव शोषित विकिरण की तीव्रता एवं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के मध्य ग्राफ को बोलते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या एनएमआर स्पेक्ट्रम। किसी अणु का जो अवशोषण स्पेक्ट्रा होता है या जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है वो प्रोटॉनों के सेटों के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के बारे में बताता है। तो पीएमआर स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए निम्न चीज़ों को जानकारी होना चाहिए। तो मैं लेक्चर को शुरू करता हूँ। तो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम को प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि वास्तव में जो विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसको हम रेडियो आवृत्ति का विकिरण है वो हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है, जिसको प्रोटॉन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन के जो नाभिक होता है वो रेडियो आवृत्ति का अवशोषण करके उसके जो चक्रण है नाभिक का वो उसमें न्यूक्लियस का वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमको प्रोटॉन में स्पेक्ट्रम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस प्राप्त होता है। तो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या एनएमआर स्पेक्ट्रम वास्तव में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो आवृत्ति एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो आवृत्ति या विकिरण के अवशोषण के मध्य ग्राफ है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और विकिरणों के अवशोषण के मध्य ग्राफ है। इस तरीके से सैद्धांतिक रूप से हम लोगों को जब हम पीएमआर स्पेक्ट्रम लेते हैं या एनएमआर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो इस तरीके से हमको पीक्स प्राप्त होंगे। तो इस पीक्स का स्टडी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना जरूरी है। सबसे जो पहली चीज़ जो मैंने लिखा है कि ये पीक्स क्या बताते हैं या ये कितने प्रकार के पीक्स होंगे, उनसे हमको क्या जानकारी मिलेगी। तो ये ग्राफ कैसे बना हुआ है? अवशोषित विकिरण, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि के साथ साथ जो रेडियो आवृत्ति विकिरणों हैं उनकी आवृत्ति में भी वृद्धि करनी पड़ती है या अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, या अवशोषित विकिरण की जो आवृत्ति होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के समानुपाती होती है। तो किसी अणु के प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस का अध्ययन करने के लिए निम्न बातों की जानकारी होना जरूरी है। इस तरीके से हमको पीक्स मिलेंगे, ये जिसको हम लोग सिग्नल्स भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ जो सिग्नल्स होंगे इस तरीके से 1 2 3 पीक्स मिल सकते हैं। तो सिग्नल्स क्या बताते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन, समतुल्य प्रोटॉनों की संख्या। किसी अणु में कितने प्रकार के तुल्य मतलब एक जैसे प्रोटॉन हैं। आगे हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन, तुल्य प्रोटॉनों, किसी अणु में, किसी कार्बनिक अणु में तुल्य प्रोटॉनों की संख्या के बारे में प्रोटॉन
सेट ऑफ प्रोटॉन्स, तुल्य प्रोटॉनों के सेटों की संख्या के बारे में बताएगा। दूसरा चीज है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। ये हो सकता है कि आप जो सिंगल पीक्स देख रहे हैं ये इस तरीके से स्प्लिटेड हो, ऐसे इस टाइप से, जैसे यहाँ पे दो पीक्स दिख रही हैं, ये सिंगल पीक से ये है लेकिन ये स्प्लिटेड है। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल है ये बताएगा कि किसी हाइड्रोजन के बगल में जो प्रोटॉन का सेट है, एक सेट प्रोटॉन का हुआ, फिर उसके बगल में दूसरा प्रोटॉन का सेट है, तो उसके बारे में, नेबरिंग प्रोटॉन्स के बारे में, पड़ोस में जो प्रोटॉन है उसके बारे में जानकारी देगा। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स पड़ोसी प्रोटॉनों के बारे में जानकारी देता है। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स की तीव्रता कितनी है, तो ये बताएगा प्रोटॉनों की संख्या के बारे में। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इक्विवेलेंट सेट, जो तुल्य प्रोटॉनों का सेट है उसमें कितने प्रोटॉन है, उसके ये इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इक्विवेलेंट सेट, तुल्य प्रोटॉनों का जो सेट बना हुआ है, तीन प्रोटॉन एक जैसे हैं तो उनको बोलेंगे तुल्य प्रोटॉन। तो तुल्य प्रोटॉनों का जो सेट है उसमें कितने प्रोटॉन है, इस ये बताता है इस पीक की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। अब पोजीशन कहाँ है, ये पीक्स यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में हो सकता है ग्राफ में, तो वो बताता है इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ ईच सेट ऑफ प्रोटॉन। प्रत्येक जो इक्विवेलेंट प्रोटॉनों का सेट है उनके पड़ोस का लोकल इन्वायरमेंट कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये पीएमआर सिग्नल का अध्ययन करने के लिए चार बातों की जानकारी आपको होना चाहिए। अब नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे आप ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स इन पीएमआर स्पेक्ट्रम, एनएमआर स्पेक्ट्रम को पीएमआर प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं। तो कितने सिग्नल मिलेंगे इसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि किसी कार्बनिक अणु में कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। एक जैसे प्रोटॉन है तो उसको एक सेट मानेंगे, अगर एक ही प्रकार के प्रोटॉन है तो एक सेट कहलाया वो। अगर एक से अधिक प्रकार के प्रोटॉन हैं तो उसको, ऐसे प्रोटॉन जो एक समान होते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और दूसरा ये प्रोटॉन जो है दूसरे प्रोटॉनों से भिन्न है तो उसको बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। एक सेट दूसरे सेट से भिन्न है तो दूसरा सेट एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। तो वास्तव में जो पीएमआर स्पेक्ट्रम है वो नॉन इक्विवेलेंट सेट को दर्शाता है। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, दूसरा होंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं CH3 CH2Br, मैंने एथिलीन ब्रोमाइड लिया है। अब ये प्रोटॉनों का एक सेट हुआ, ये जो तीन प्रोटॉन हैं ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाएंगे क्योंकि तीनों में से सभी जो इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर किसी का भी विस्थापन किया जाए, मान लीजिए इसका सब्स्टिट्यूशन कराते हैं X के द्वारा, तो आपको क्या मिलेगा, CH2X CH2Br ही मिलेगा। अब इसमें ये आइडेंटिफाई नहीं होता है कि ये कौन सा तीन में से कौन सा हाइड्रोजन था। तो ये तीनों हाइड्रोजन एक समान हुए। आपको इन तीनों हाइड्रोजन में से किसी का भी अगर विस्थापन करते हैं X के द्वारा तो आपको यही सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ये प्रोटॉन क्या है, तीन क्या है, समान है, ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाएंगे। और दूसरा ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है अगर इसका सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो भी ये भी सिंगल ही प्रोडक्ट देगा। जैसे X के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हुआ तो CH3 CHXBr, ये भी, तो मतलब ये इससे अलग है। ये तीन प्रोटॉन एक समान है तो प्रोटॉनों का एक सेट ये हुआ, और ये दो प्रोटॉन भी एक समान है लेकिन एक दूसरे से अलग है। तो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कितने हुए, दो हुए। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिलेंगे इस मॉलिक्यूल में, इस एथिलीन ब्रोमाइड में दो प्रकार के प्रोटॉनों का सेट है। तो नंबर ऑफ जो पीएमआर सिग्नल्स होगा ये 2 सिग्नल्स देगा। नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंट्स प्रोटॉन है वो कितने हैं, 2 है। एक प्रोटॉनों का ये सेट हुआ, दूसरा प्रोटॉनों का सेट ये हुआ। तो नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट्स प्रोटॉनों का जो सेट होता है, अतुल्य प्रोटॉनों का जो सेट है, सेट का मतलब उसमें समूह से है कि एक ही
हाइड्रोजन नहीं होगा, एक से अधिक हाइड्रोजन मिल करके सेट को बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर एक सेट ये बन गया, दूसरा सेट ये बन गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं ये दोनों, ये 3 इक्विवेलेंट हो गए, ये 2 इक्विवेलेंट हो गए, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, ये सेट क्या कहलाएगा, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। तो वास्तव में जो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस जो इस होता है, स्पेक्ट्रम होता है, वो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होता है। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। CH3 CH2OH, इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन है, एक तो हाइड्रोजन, आप ये प्रोटीन मीन्स हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन सिंगल है, इससे अलग है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसके अब पड़ोसी संख्या, पड़ोस के बारे में भी पता चलता है, आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा उसके बारे में और डिटेल में। तो यहाँ पे सिग्नल्स को हम लोग देख रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन एक हुआ 1, ये 2 हाइड्रोजन अलग हुए, ये दूसरा सेट हो गया, ये तीसरा सेट। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे, 3 सिग्नल्स होंगे। तो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस जो आप इस तरीके का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखेंगे, जहां पर इंटेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के देख रहे हैं, तो उसमें आपको 3 पीक्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल्स इस तरीके से आपको अलग अलग जगह पे 3 पीक्स दिखाई देंगे, आगे हम और इसको डिटेल में बात करेंगे। तो ये नंबर ऑफ सिग्नल्स मतलब नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन के बारे में आपको पता चलता है।